51,890 पोलिंग स्टेशंस पे हमारे जो मतदान दल हैं वो करीब करीब यहाँ से सभी ज़िलों से जो उनकी लास्ट ट्रेनिंग करके रवाना हो गए हैं और उनके साथ उनके सेक्टर ऑफिसर्स। तो सबसे पहले वो कल मॉकपोल होगा सुबह 5:30 बजे, 5:30 से 7 बजे तक सभी पोलिंग एजेंट्स के समक्ष मॉकपोल किया जाता है। अगर पोलिंग एजेंट 15 मिनट तक नहीं आते तो वो अपनी जो लीगल प्रक्रिया है उससे मॉकपोल करते हैं, जिसके तहत प्रत्येक उस पर जो कैंडिडेट हैं उसके बटन पे वोट डाले जाते हैं तथा उनको फिर बाद में क्लियर किया जाता है। तो इस तरह से मॉकपोल की प्रक्रिया बहुत इम्पॉर्टेंट प्रक्रिया है इस पूरे चुनाव की प्रक्रिया में। ईवीएम द्वारा जो चुनाव होता है और वो सुबह 1.5 घंटे 7 बजे तक ये प्रक्रिया होगी। सेक्टर ऑफिसर्स जो साथ में उनके अधिकारी हैं वो साथ में सभी सेक्टर ऑफिसर्स गए हैं। एक एरिया में सेक्टर ऑफिसर के पास 10 से 12 पोलिंग स्टेशंस हैं। उनके पास रिजर्व ईवीएम होती हैं। अगर ईवीएम किसी कारणवश खराब होती है, ईवीएम या तो कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपैट, तो वो उसको रिजर्व में से देते हैं, चाहे मॉक पोल के दौरान हो चाहे पोल के दौरान खराब होती है किन्हीं कारणों से, तो वो सेक्टर ऑफिसर उनके साथ साथ काम करेंगे। तो इस तरह से कल जो मतदान है वो 7 बजे प्रातः शुरू होगा और शाम को 6 बजे तक चलेगा। जो भी हमारे मतदाता 6 बजे तक अपनी क्यू में हैं, अंदर आ गए हैं, आहते में आ गए हैं, वो सभी चाहे जितने भी लंबी क्यू है वो वोट डालेंगे, उनको कूपन दिया जाएगा और उस तरह से वो सभी आसानी से मतदान कर सकेंगे जो भी 6 बजे तक अपने जो उसका आता है उसमें आ गए हैं। तो इस तरह से जो मतदान की प्रक्रिया है वो 11 घंटे कल मतदान होगा और जो पोलिंग पार्टीज़ हैं उनके पास जो भी 17C, 17A सारे रजिस्टर्स हैं, स्टैट्यूटरी जो उनका काम है, उनको ट्रेनिंग देकर रवाना कर दिया गया है सभी जिलों से। सर, आज हमने ये देखा कि कई जो मतदान दल हैं उनको काफ़ी फैसिलिटेशन मिला है वहाँ पे। कि अक्सर ये होता था कि लाइनों में खड़े रखकर और वो सामग्री लेते थे, काफ़ी लंबे समय तक सामग्री ले ही जाती थी। अब उनको टेबल पर ही वो सारी सुविधा मिल रही है। देखिए, धीरे धीरे सुधार कर रहे हैं। पोलिंग पार्टी का एक पहला सुधार ये हुआ है कि जो दूर दराज के ज़िले थे उनको अब जैसे उदाहरण के तौर पर नागौर है, बहुत बड़ा ज़िला है, या बीकानेर है या चूरू हैं, बड़े बड़े जहाँ दूरी से लोग आते हैं, कुछ लोगों ने हम लोगों ने डिसेंट्रलाइज उनको वहीं से आरओ लेवल से रवाना किया और वो अपना कलेक्शन सेंटर भी वहीं है। तो उनके लिए जो दूरी है ईवीएम को लेके चलने की वो काफ़ी कम कर दी है। पहला तो हमने वेलफेयर पोलिंग पार्टी का ये किया। दूसरा, जैसे आपने कहा कि कई बार उनको आपने देखा होगा क्यू में खड़े हैं, और पहला नवाचार तो ये किया, उनको एक बुकलेट फॉर्म में सारे फॉर्म्स दिए, शायद आपने देखे होंगे, कि जिससे कि उनको आसानी हो के कलर कोड करके दिया है कि स्टैट्यूटरी फॉर्म्स हैं या नॉन स्टैट्यूटरी फॉर्म्स हैं। दूसरा, उनको जहाँ बैठे हैं, आपने देखा होगा कई जगह जिलों में फ़ोटो भी भेजी थी, भीलवाड़ा की, जयपुर में देखा होगा, तो उनको वहाँ जहाँ बैठे हैं वहीं पर ईवीएम वगैरह सब दी जा रही है। अन्यथा वो अलग अलग काउंटर्स पे जाकर अलग अलग सामान दिया जाता था। तो ये तीसरा, उनको जो उनका जो पेमेंट्स है वो सब ऑनलाइन कर दिया गया है, बैंक से जोड़ा गया है। अब उनको सारा ऑनलाइन पेमेंट दिया जाएगा, चाहे वो जो गाड़ियां हैं उनको भी अगर वो अपना अकाउंट देते हैं तो सीधे अकाउंट में पैसा डालने का प्रयास किया जाएगा, जिससे कि वो उनको दिक्कत ना हो। साथ में जो इस बार फैसिलिटेशन सेंटर बनाया पोलिंग के लिए, तो मुझे कहते हुए खुशी है कि हमारे 4 लाख के लगभग जो पोलिंग स्टाफ और पुलिस स्टाफ है, अभी भी पुलिस लाइन में वोट पड़ रहे, तो उनमें से 3,60,000 के लगभग अब तक, अभी तक आज की सूचना और आएगी, तो उनका मत पड़ चुका है। ये एक हिस्टोरिकल फिगर है, क्योंकि एक बाड़मेर का वोटर, बाड़मेर में काम करने वाला झुंझुनू का वोटर, उसका वोट भी पड़ा है। साथ में एसेंशियल सर्विसेज, जैसे आपने देखा होगा 4,300 से ऊपर पहली बार लोगों ने जो एसेंशियल सर्विसेज के थे उनके वोट डाले हैं। होम वोटिंग जो कि पहली बार हुई, उसमें भी 62,099% से ज़्यादा मत पड़ा है। तो ये अपने आप में घर जाकर जो वोट डाला गया, तो कुछ चीज़ें हैं जो नवाचार की गई हैं। साथ में वेबकास्टिंग अब जो कल होगी, 26,000 जो
से ज़्यादा बूथों पर, जो 50% से ज़्यादा बूथों पर दौसा में, भरतपुर में, सवाई माधोपुर में, सीकर में थोड़े ज़्यादा हैं, जहां जैसी परिस्थिति है क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन की संवेदनशीलता के अनुसार, तो उसको बढ़ाया भी गया है। वेबकास्टिंग के साथ साथ माइक्रो ऑब्जर्वर्स होंगे, वीडियोग्राफी होगी, साथ में पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हैं 700 कंपनियां पूरे राज्य में आ गई हैं। इनका इंडक्शन 19 से 21 तारीख के बीच में हुआ था। राज्य में काफ़ी कंपनियां मध्य प्रदेश से आई थी, 563, कुछ कंपनियां डायरेक्ट आई थी, और 100 कंपनियां हमें 16 अक्टूबर को पहले से ही एरिया डोमिनेशन प्रोग्राम के लिए मिली थी। तो इस तरह से पुलिस की व्यवस्था, पुलिस की फोर्स और जो हमारे फोर्स मल्टीप्लायर्स हैं, जिसमें वेबकास्टिंग है, वीडियोग्राफी है, माइक्रो ऑब्जर्वर्स है, वो सारी व्यवस्थाएं पूरी हो गई हैं। साथ में QRTs लगेंगी और स्ट्राइकिंग फोर्स भी होगी। बॉर्डर सील कर दिए गए हैं कल शाम से 6 बजे के बाद से, तो जो वोटर है उसके अलावा बाहर के लोगों को रहना मना है। साथ में जो आचार संहिता है, अब डोर टू डोर ही प्रचार हो सकता है, अब उस तरह का जो सभा करने का कोई वो नहीं है। तो इस तरह से सारा हमारा कंट्रोल है। और कल के लिए जो कैंडिडेट को अलाउ होता है, कैंडिडेट को 3 वाहन अलाउ होते हैं, एक कैंडिडेट के लिए, एक एजेंट के लिए, एक उनके सहयोग के लिए एक वाहन और है। तो 3 वाहन अनुमत है उनको अपना पूरा प्रचार देखने के लिए या अपने क्षेत्र में देखने के लिए कि कहाँ किस तरह की कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है, सभी बूथ पे पहुंचने के लिए। तो पिछली बार मतदान प्रतिशत कितना था, इस बार कितना आप लक्ष्य मान करके चल रहे हैं? वैसे तो 100% की बात हो रही है, बट कितना बढ़ सकता है नंबर? देखिए, पिछली बार शायद 74.7 था लगभग वोटिंग हुई थी, और प्रयास यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएं। और हमने अपनी वोटर पर्ची, आपने देखा होगा, वोटर गाइड और वोटर पर्ची लगभग 99% बांटी है। 99 इसलिए कह रहा हूँ, 100 इसलिए नहीं हो सकती, कुछ एब्सेंटिज्म होती है, जो बाहर रहते हैं लोग, तो हम पूरा काउंट कर रहे हैं कि कौन कौन बाहर है, और वो लिस्ट हमने अपने पोलिंग स्टेशन पे पोलिंग पार्टी को भी दी है, जो एब्सेंटिज्म कहलाती है। तो इस तरह से वोटर पर्ची हमने बांटी है, घर घर तक गए हैं, और लोगों में उत्साह देखा गया वोटर पर्ची को लेकर। जिनको नहीं मिली थी उन्होंने काफ़ी जागरूकता बढ़ी है आप लोगों के सहयोग से, और लोगों ने अपनी डिमांड भी की कि हमारे यहाँ BLO ने नहीं दी। तो इस तरह से ये एक अच्छा वो है कि लोग अपना इंटरेस्ट ले रहे हैं और अपनी पर्ची के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, और उनको हमने जगह जगह पे जहाँ नहीं पहुँची थी वहाँ पहुँचाने का प्रयास किया है। साथ में जो वोटर असिस्टेंस बूथ है हमारा, बूथ के बाहर ही हमारा BLO बैठेगा, BLO बूथ लेवल ऑफिसर बैठेंगे, जो कि हर बूथ पे एक है, और वो अपना वोटर असिस्टेंस बूथ होगा जिसमें अल्फ़ाबेटिकल वोटर लिस्ट होगी। अगर आप अपना नाम बताएंगे अंग्रेजी का, तो अंग्रेजी के नाम से तुरंत ही वोटर लिस्ट में नाम ढूंढ के, ये इसके अलावा है वोटर पर्ची के। और तीसरा एक माध्यम है कि आप घर बैठकर अपने वोटर हेल्पलाइन ऐप से भी अपना EPIC नंबर या वोटर ID कार्ड नंबर डाल के अपना पूरा डिटेल निकाल सकते हैं। तो वोटर पर्ची है, अगर किसी कारण से इधर उधर हो गई तो वोटर हेल्पलाइन ऐप है, अगर वो भी नहीं समझ में आता है तो वोटर असिस्टेंस बूथ के बाहर है, जो कि आपको जानकारी देगा कि आपका कमरा नंबर क्या है, क्रमांक कहाँ क्या है। तो इस तरह से वोटर के लिए ये सुविधा है। दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि वोटर को क्या लाना है, वोटर को अपना वोटर ID कार्ड लाना है, आवश्यक है। अगर वो वोटर ID कार्ड किसी वजह से नहीं मिला, या वैसे सभी को वितरण कर दिए हमने, कल तक जितने भी हमने 7 नवंबर तक वोटर जोड़े थे उनके कार्ड भी प्रायोरिटी से बनाकर उनके कल परसों तक सब डिलीवर कर दिए, लास्ट कार्ड्स। फिर भी किसी के पास इधर उधर हो गया है तो 12 डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि हमने प्रचारित किए हैं, जिसमें कि आपको सबको पता है कि आधार कार्ड से लेकर बैंक की पासबुक, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, ऐसे जो सबके पास उपलब्ध होते हैं उसमें फोटो युक्त, तो ऐसे 12 डॉक्यूमेंट्स से कोई भी डॉक्यूमेंट लाएंगे तो वो पात्र है। तो अपना वोटर पर्ची, और सुविधाजनक होगा कि वोटर पर्ची भी साथ रखेंगे तो आसानी से आपको अंदर जाने में या शहरी क्षेत्र में विशेष तौर पर जाने में आसानी होगी। सर, इस बार नवाचार क्या है, जो वोटर पर्ची उस पर भी फोटो युक्त मतदाता की फोटो दी गई, साथ ही जो बैलेट यूनिट है उस पर भी जो प्रत्याशी उनकी फोटो चस्पा की गई। देखिए, ये बहुत जरूरी होता है कि कई लोग फोटो को पहचानते हैं,
तो जो बैलेट पेपर है उसमें चिन्ह के अलावा फोटो भी है। और जैसा आपने कहा कि वोटर पर्ची है, पिछली बार शायद फोटो के साथ छपी थी। फोटो एक प्राइवेसी इशू है, इसलिए वो QR कोडेड है, तो वोटर अपना देखना चाहे तो अपना QR कोड से उसको देख भी सकता है। सारी जानकारी उसको QR कोड से भी मिल सकती है। तो ये एक दो तरह के ये नवाचार हैं वोटर की सुविधा के लिए। सर, एक चुनौती मतदान के बाद ईवीएम संग्रहण स्थल की है, उस चुनौती के लिए किस तरह की प्रक्रिया है वो करने गई, और वहाँ पर किस तरह से संग्रहण है वो ईवीएम मशीनों का स्ट्रांग रूम में रखा जाए? देखिए, संग्रहण एक, जैसे मैंने कहा था, कलेक्शन उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि डिस्पर्सल या देना। तो देने की सुविधा अभी जैसे आपने कहा कि उनको बैठा के दी जा रही है, आराम से दी जा रही है, इसी तरह से संग्रहण भी आसान होगा, क्योंकि जो हमने बुकलेट्स दी हैं, जो उसको फॉर्म जमा करना होता है वहाँ स्टैट्यूटरी, उसके कलर कोड कर दिया, उसकी बुकलेट बना दी, तो आसानी से बुकलेट जमा करेगा वो। पहले उसके अलग अलग फॉर्म होते थे, अलग अलग लिफाफे होते थे, उसमें काफ़ी समय लगता था। साथ में ईवीएम को जमा करना। दूसरा, मैंने कहा कि काफ़ी जगह डिसेंट्रलाइज हो गया है, RO के यहीं जमा कर देगा 9 बजे, नहीं तो अगर पहुंचना है हेडक्वार्टर पे नागौर में तो हो सकता है 12 बज जाए। तो उसकी वो सुविधा है कि 9 बजे वो फ्री हो जाएगा कई जगह में। तो ये एक उसके लिए बड़ा, उसके वेलफेयर के लिए, सेक्टर ऑफिसर के लिए, ये उनके वेलफेयर का भी ध्यान रखा गया है। देखिए, 9,600 के आसपास लगभग हमने अपना लोकेशंस बोलते हैं हम लोग, जो हमारी लोकेशंस हैं 36,000 लोकेशंस होंगी, तो उसमें से 9,000 लगभग 25% लोकेशंस पे को संवेदनशील माना है, जिसके अनुसार वहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स या वेबकास्टिंग या माइक्रो ऑब्जर्वर या वीडियोग्राफी, उन चारों में से इसके अतिरिक्त पुलिस जाब्ता होता है। साथ में जो आसपास के एरिया में QRTs लगती हैं और स्ट्राइकिंग फोर्स भी होती है। तो जो भी संवेदनशीलता पिछले चुनाव को देखते हुए या आकलन करते हुए लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को जो की गई है, वनरेबिलिटी मैपिंग की गई है, उसके आधार पर ऑब्जर्वर ने, कलेक्टर ने, SP ने मिलके उसको तय किया है कि बूथ पे क्या करेंगे, किस तरह से प्लान करेंगे। तो मुझे लगता है कि ऑब्जर्वर्स के मार्गदर्शन में जो जिला कलेक्टर और SP ने बनाया है, जिला निर्वाचन अधिकारी ने तैयारी की है, उससे हम लोग पूरे हमने क्षेत्र को मैपिंग किया है, जिससे कि वोटर को परेशानी भी नहीं हो और किसी भी तरह का जो मतदान में जो अव्यवस्था फैलाने की बात आती है वो भी ना हो। सर, क्यू मैनेजमेंट का एक नया फीचर है, वो किस तरह से उपयोग में आया?